आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो हम लोग बात करेंगे 30 अगस्त 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। यहां देखा जाए बीपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है डेली न्यूज़पेपर बेस्ड उनको कवर किया जाता है और ये क्लास आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज़, पीआईबी, एनआई की महत्वपूर्ण खबरें यहाँ पर समाहित की जाती हैं। चलिए चर्चा करते हैं एक एक कर महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहली खबर है, दक्षिण कोरिया ने स्कूलों में मोबाइल फोन को प्रतिबंधित करने की घोषणा की है। ठीक है, प्रतिबंधित करने की घोषणा की है। ठीक, यहां पर देखा जाए तो दक्षिण कोरिया ने स्कूलों में मोबाइल फोन और डिजिटल उपकरणों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया है और यह प्रतिबंध जो है ये मार्च 2026 से लागू हो जाएगा। यहां पर देखा जाए इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य बताया है युवाओं में सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों को कम करना। देखा जाए इससे दक्षिण कोरिया नाबालिगों के बीच स्मार्टफोन व सोशल मीडिया पर रोक लगाने वाला नया देश बन जाएगा। ठीक, यहां देखा जाए तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भी किशोरों पर सोशल मीडिया के प्रतिबंध को और कड़ा किया है। ठीक है, हाल ही में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी जो सोशल मीडिया पर प्रतिबंध है, ठीक है, उसको लगाया गया था। जुलाई 2025 में एक अध्ययन किया गया, पीयू के द्वारा एक अध्ययन किया गया और पाया गया कि जो डच स्कूल है, ठीक है, यहां पर जब फोन प्रतिबंधित कर दिया गया स्कूलों में तो छात्रों की जो एकाग्रता थी उसमें सुधार हुआ था और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए साउथ कोरिया ने भी निर्णय लिया है कि वो अब स्कूलों में जो मोबाइल फोन है उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करेगा। मार्च 2026 से प्रतिबंध लागू हो जाएगा। यहां देखा जाए सर्वे के अनुसार कुछ चीजें बताई गई थी कि सर्वे के अनुसार देखा जाए, पीयू ने सर्वे किया और उस सर्वे में एक चीज बताई गई कि जो दक्षिण कोरिया है ये दुनिया का सबसे डिजिटल रूप से जुड़ा हुआ देश है। यहां पर देखा जाए 99% आबादी जो है ये ऑनलाइन है और 98% के पास स्मार्टफोन है और ये प्यू रिसर्च सेंटर की सर्वे थी जो 2022-23 में की गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए परीक्षा में आपसे सवाल पूछे कि दुनिया का सबसे डिजिटल रूप से जुड़ा हुआ देश कौन सा है तो वो साउथ कोरिया है। ठीक, चलिए अगली खबर देखें। उम्मीद पोर्टल पर नया मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। उम्मीद पोर्टल पर नया मॉड्यूल लॉन्च किया गया है, आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने उम्मीद पोर्टल पर नया मॉड्यूल लॉन्च किया है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका, ये उद्देश्य है विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं, अनाथों और वफ अल औलाद संपत्तियों से भरण पोषण सहायता के लिए आवेदन की सुविधा प्रदान करना। ठीक है, इसी वजह से देखा जाए तो उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा। यहां देखा जाए तो यह कदम वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता विकास अधिनियम 1995, ठीक है, वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता विकास अधिनियम 1995 का है। इसी अधिनियम के तहत देखा जाए इसके नियम 2025 के तहत उठाया गया है। मुख्य विशेषताएं क्या है इस उम्मीद पोर्टल की, नए मॉड्यूल की, तो यहां पर देखा जाए आधार आधारित प्रमाणीकरण किया जाएगा। साथ ही साथ राज्य, संघ राज्य क्षेत्र, वक्फ बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन और अनुमोदन प्रक्रिया संचालित की जाएगी। लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए देखा जाए तो लाभ अंतरण भी किया जाएगा। ठीक है, और यहां पर एक पॉइंट और चर्चा कर ले, इसका लाभ क्या होगा, तो वित्तीय सहायता प्रणाली, वित्तीय सहायता वितरण में पारदर्शिता आएगी, दक्षता बढ़ेगी, साथ ही साथ जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी तथा देरी और प्रशासनिक बाधाएं भी कम होती रहेंगी। ठीक है, चलिए आगे देखें इसका महत्व क्या है। महत्व है अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं और बच्चों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए समावेशी विकास, सामाजिक न्याय को मजबूत करेगा। ठीक, यहां पर चर्चा कर लें तो मंत्रालय का लक्ष्य क्या है। मंत्रालय का बेसिक लक्ष्य है डिजिटल उपकरणों से वक्फ प्रबंधन का आधुनिकीकरण और धर्मार्थ उद्देश्यों का संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए अगली खबर देखें तो पूर्वी तट रेलवे जोन में कवच सुविधा शुरू करने वाला पहला शेड कौन बन गया है। यहां पर देखा जाए तो विशाखापत्तनम इलेक्ट्रिक लोको शेड, विशाखापत्तनम इलेक्ट्रिक लोको शेड जो है ये पूर्वी तट रेलवे का पहला इलेक्ट्रिक लोको शेड बन गया है, जहां पर स्वदेशी ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली जिसका नाम क्या है, कवच, इसको चालू किया गया है। ठीक है, यहां देखा जाए तो यह तकनीकी भारतीय रेलवे के शून्य दुर्घटना रेल संचालन मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित की गई है। कवच लोको पायलट को वास्तविक समय में सिग्नल जानकारी देता है और संभावित टकराव को भी रोकता है। ठीक है, जैसे दो ट्रेनें आपस में आमने सामने से आ रही हैं तो ये जो लोको पायलट होते हैं उनको पहले से ही इंडिकेट कर देगा कि एक ट्रेन सामने से आ रही है, तो टकराव की जो उम्मीदें हैं वो यहाँ पर कम हो जाती है, मतलब टकराव की जो संभावना है वो कम हो जाती है। प्रणाली एक सुरक्षित वायरलेस संचार नेटवर्क पर स्टेशन, इंटरलॉकिंग सिस्टम और लोकोमोटिव के बीच डेटा के आदान प्रदान करती है। पटरियों पर लगे RFID टैग लोकोमोटिव को सटीक स्थिति सुनिश्चित करते हैं। चलिए अगली खबर देखें।
मिजोरम भिक्षावृत्ति निषेध विधेयक 2025, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो मिजोरम का भिक्षावृत्ति निषेध अधिनियम है, विधेयक है 2025, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये विधेयक है अभी 2025, चलिए चर्चा करते हैं। देखा जाए तो मिजोरम विधानसभा ने विपक्ष की आपत्तियों के बावजूद मिजोरम भिक्षावृत्ति निषेध विधेयक 2025 पारित किया है। इस कानून का उद्देश्य क्या है? तो राज्य में भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने के साथ साथ भिखारियों को स्थायी आजीविका विकल्प उपलब्ध कराकर उनकी सहायता और पुनर्वास सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यहां पर चलिए अगली खबर पे चर्चा करें। देखा जाए ओल्गा स्टेफेनिसिन, ठीक है, स्टेनिशिना, ये ओल्गा स्टेफेनिसिना जो है ये पहले थी यूक्रेन की उप प्रधानमंत्री। अब इनको अमेरिका में यूक्रेन का नया राजदूत बनाया गया है। ठीक है, देखा जाए यहां पर तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, इन्होंने नई नियुक्ति की घोषणा की है। और जो उप प्रधानमंत्री थी ओल्गा, इनको अब यूक्रेन का नया राजदूत बना दिया गया है अमेरिका में। तो ये देखा जाए जो युद्ध की चीजें हैं, मतलब युद्ध था रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा था, उसमें देखा जाए जो शांति प्रयास है, ठीक है, साथ ही साथ जो अमेरिका के द्वारा उठाए जाने वाले कदम, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो ये कदम रूस के साथ युद्ध रोकने के लिए वाशिंगटन समर्थित प्रयासों को तेज करने की पृष्ठभूमि में उठाया गया है। और इसी वजह से देखा जाए तो ओल्गा को बनाया गया है। ये ओल्गा पहले उप प्रधानमंत्री थी और अब ये अमेरिका में यूक्रेन की राजदूत होंगी। चलिए अगली खबर देखें तो आवारा कुत्तों पर दिशा निर्देश जारी करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है। अभी देखा जाए आवारा कुत्तों पर इस टाइम न्यूज़पेपर में बहुत सी खबरें चर्चा में रहती हैं, आए दिन चर्चा में रहती हैं, प्रोटेस्ट भी बहुत से हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश भी आया है। उसी बीच में देखा जाए तो राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जारी करने वाला पहला राज्य बनकर एक अग्रणी कदम उठाया है, जो नागरिक निकायों को पशु जन्म नियंत्रण नियमों के पालन करने का आदेश देता है। यहां पर देखा जाए तो नई रूपरेखा के तहत क्या होगा कि प्रत्येक वार्ड में कुत्तों के लिए निर्दिष्ट भोजन स्थल स्थापित किए जाएंगे, साथ ही साथ नसबंदी, टीकाकरण, कृत्रिम मुक्त केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये कदम रेबीज के प्रसार को रोकने और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जबकि ये पशु कल्याण को भी बनाए रखता है। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो रेबीज का प्रसार है उसको भी रोकता है, जन सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी योगदान देगा, साथ ही साथ पशु कल्याण को भी बनाए रखेगा। चलिए अगली खबर देखें। यहां पर देखा जाए तो मिल मेडिकॉन 2025 का उद्घाटन, ये जो मिल मेडिकॉन 2025 है इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। देखा जाए तो रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 28 अगस्त 2025 को नई दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में मिल मेडिकॉन 2025 का उद्घाटन किया। यह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन चिकित्सा सेवा महानिदेशालय द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, परीक्षा में पूछे कि मिल मेडिकॉन 2025 जो सम्मेलन है ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो था ये चिकित्सा सेवा महानिदेशालय जो सेना का है उसी के द्वारा आयोजित किया गया था 28 अगस्त 2025 को। नई दिल्ली के जो सैम मानेकशॉ सेंटर है यहीं पर इसका आयोजन किया गया था और उद्घाटन संजय सेठ के द्वारा किया गया। देखा जाए सम्मेलन का विषय क्या है, तो सम्मेलन का विषय सैन्य परिवेश में शारीरिक और मानसिक आघात, सैन्य परिवेश में शारीरिक और मानसिक आघात इसका मुख्य विषय है। आगे चर्चा करें 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य क्या है। ये जो 2 दिवसीय सम्मेलन था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सैन्य चिकित्सा में वैश्विक स्तर पर नवाचार, चुनौतियों और सुधार पर चर्चा करना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना। ठीक है, साथ ही साथ देखा जाए तो सैन्य परिचालन परिवेश में आघात देखभाल क्षमताओं को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसी उद्देश्य से देखा जाए तो यहाँ पर जो ये आयोजन था मिल मेडिकॉन 2025 इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। चलिए आगे देखें, अगली खबर क्या है, भारोत्तोलक कोयल बार के नाम 2 विश्व रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं। ये कोयल बार है, इनके नाम 2 विश्व रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं। आइए चर्चा कर लेते हैं। देखा जाए तो भारत की 17 वर्षीय भारोत्तोलक कोयल बार ने अहमदाबाद में हुए राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन किया और यूथ तथा जूनियर दोनों वर्ग में हिस्सा लेकर खिताब हासिल किया। यहां पर देखें तो कुल 192 किलोग्राम, स्नैच में 45 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में देखा जाए तो 107 किलोग्राम का भार उठाया और स्नैच में देखा जाए जो 85 किलोग्राम का यूथ रिकॉर्ड था उसकी बराबरी कर ली। साथ ही साथ जो क्लीन एंड जर्क रिकॉर्ड है इसमें देखा जाए तो 105 का रिकॉर्ड था और इन्होंने 107 किलोग्राम उठा दिया और इसी वजह से देखा जाए तो 2 विश्व रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज हो गए। इनका नाम जरूर याद रखना, कोयल बार। ठीक, कोयल बार इनका नाम है। यहां देखा जाए भारत की स्नेहा सोरे ने सीनियर वर्ग में रजत पदक जीता है 58 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में। यहां पर देखें तो ये 58 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में इन्होंने रजत पदक जीता है। साथ ही साथ बिंदिया रानी देवी ने 58 किलोग्राम वर्ग में देखा जाए रजत और मुथु पंडी राजा ने पुरुष वर्ग में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ये टूर्नामेंट जो हो रहा है टूर्नामेंट का 30वां संस्करण है।
याद रखिएगा, ये जो टूर्नामेंट है राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप, भारोत्तोलन राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप, इसका 30वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है अहमदाबाद में। इसमें 31 देशों के 300 से अधिक खिलाड़ी सम्मिलित हो रहे हैं। देखा जाए तो भारत की ओर से अभियान की शुरुआत जो की थी मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतकर किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल में सिल्वर जीता है। यहां पर चर्चा कर ले तो 28 अगस्त को भारतीय जेवलिन थ्रोवर जो है नीरज चोपड़ा, इनके द्वारा डायमंड लीग फाइनल में सिल्वर जीता। नीरज फाइनल में जूलियन बेवर से पीछे रहकर दूसरे स्थान पर है, यानी कि जूलियन बेवर ने यहां पर देखा जाए तो गोल्ड जीता था। गोल्ड किसने जीता? जूलियन बेवर ने जीता। और चर्चा करें यहां पर तो सिल्वर किसने जीता है? सिल्वर जीता है नीरज चोपड़ा ने। देखा जाए तो नीरज ने यह खिताब स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में आयोजित डायमंड लीग में जीता है। ठीक है, जो स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख शहर है वहीं पर जो डायमंड लीग है उसी में जीता है। यहां चर्चा कर ले तो यह नीरज का डायमंड लीग में लगातार तीसरा सिल्वर मेडल है। इससे पहले नीरज 2022 में डायमंड लीग के फाइनल में पहले स्थान पर रहे थे। चलिए आगे चर्चा करें। अगली खबर क्या है? पीएम मोदी चीन में एससीओ समिट में शामिल होंगे। ठीक है, पीएम मोदी चीन में एससीओ समिट में शामिल होंगे। यहां पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 31 अगस्त को यानी कि कल संडे को तियानजिन शहर में होने वाले एससीओ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के दौरान मुलाकात करेंगे। दोनों नेता एक साल के अंदर ये दूसरी बार मिल रहे हैं। ठीक है, यहां पर देखा जाए एक साल के अंदर दूसरी बार मिलेंगे। पिछली मुलाकात अक्टूबर 2024 में हुई थी। ठीक, अक्टूबर 2024 में देखा जाए तो रूस के कजान शहर में जब ब्रिक्स आयोजित किया जा रहा था वहां पर मुलाकात हुई थी। इसके बाद भारत और चीन सीमा विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने पर सहमति बनी थी। यहां पर देखा जाए तो पीएम मोदी इस दौरे में जिनपिंग के अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और कई सेंट्रल एशियाई देश के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। यहां पर एक पॉइंट चर्चा कर ले तो चीन में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक एससीओ समिट की बैठक होने वाली है। इसमें 20 से ज्यादा देशों के नेता सम्मिलित होने वाले हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रख सकते हैं। आपको ये बताना है कि एससीओ में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य हैं आप कमेंट करके बताएं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला सवाल क्या है कि हाल ही में किस देश ने मार्च 2026 से स्कूलों में मोबाइल फोन और डिजिटल उपकरणों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है नीदरलैंड, तीसरा है दक्षिण कोरिया और चौथा है जापान। क्वेश्चन नंबर 2 है उम्मीद पोर्टल पर लॉन्च किए गए नए मॉड्यूल का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार देना, विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों को वक्फ अल औलाद संपत्तियों के भरण पोषण सहायता उपलब्ध कराना। सी ऑप्शन कह रहा है अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना। और डी कह रहा है अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को कौशल विकास से जोड़ना। यहां पर देखा जाए 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन क्या है ये आप कमेंट करके बताएं। उम्मीद पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए यहां पर तो भारतीय रेलवे के किस शेड ने हाल ही में कवच सुविधा लागू करने में पहला शेड बनने का गौरव प्राप्त किया है? कौन सा शेड है जिसने पहला शेड बनने का गौरव प्राप्त किया है? ठीक है, चलिए कानपुर, यहां पर देखा जाए कानपुर ईएलएस, विशाखापट्टनम ईएलएस, चेन्नई ईएलएस या हावड़ा ईएलएस। क्वेश्चन नंबर 4 है मिजोरम भिक्षावृत्ति निषेध विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य में भिक्षावृत्ति पर रोक और भिखारियों के पुनर्वास सुनिश्चित करना। यहां पर देखा जाए ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है कि भिक्षावृत्ति को अपराध घोषित करना और जेल तथा दंड देना। ऑप्शन बी कह रहा है राज्य में भिक्षावृत्ति को रोक और भिखारियों के पुनर्वास को सुनिश्चित करना। सी कह रहा है धार्मिक स्थलों पर भिक्षावृत्ति को वैध करना। और डी कह रहा है केवल शहरी क्षेत्रों में भीख मांगने पर रोक लगाना। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो आप बताएं इसमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। अंतिम सवाल है मिजोरम भिक्षावृत्ति निषेध विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य। वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो 4 सवाल आपसे पूछे गए इन चारों सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा? वीडियो बहुत लंबा नहीं है, शॉर्ट वीडियो है। और शॉर्ट वीडियो में आज के जो महत्वपूर्ण खबरें थी उन पर हमने चर्चा की है। इस वीडियो का जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, इन क्वेश्चनों को आप कमेंट बॉक्स में इनका उत्तर दे सकते हैं। और लगातार ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।